स्वागत करता हूं बच्चों आपको अपने चैनल फलाका स्टडी पे। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप कल के वीडियो देख लें, उसके बाद आप यहाँ आएँ, आपको समझने में हल्का आसान हो जाएगी। और माफ़ी चाहता हूँ, कल के वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया था, तो आप ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा, आपको सुनाई दे देगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैं आप देख रहे हैं, आज हमको पढ़ना है प्रश्वास क्या है, ठीक ना। तो चलिए प्रश्वास के बारे में शुरू करते हैं। देखिए प्रश्वास क्या है। प्रश्वास का अर्थ आप पहले ऐसे जान लीजिए। प्रश्वास का मतलब होता है जो हम ऑक्सीजन अपने वायुमंडल से नासिका छिद्र द्वारा अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्वास। प्रश्वास के समय फेफड़े के समय निम्नलिखित स्थिति 3 तरह की रचना सम्मिलित रूप से कार्य करती है। ये तो यहाँ बता रहा है डायरेक्ट कि प्रश्वास के समय क्या होती है। तो आप ये तो जान गए प्रश्वास किसे कहते हैं, मतलब वायुमंडल से क्या हो गया, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जाना, उसमें प्रश्वास कहते हैं। तो बोल रहा है पहला नंबर पे, सीने की 12 जोड़ी पसलियाँ के बीच स्थित पेशियाँ जब संकुचित होती है तब पसलियाँ बाहर की ओर खिसक जाती है, जिसमें वक्षगुहा फैल जाता है। मतलब पहला इसमें क्या बोल रहा है कि जो 12 जोड़ी जो हमारा पसली होता है बाबू, ठीक ना, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 12 जोड़ी जो हमारा पसली होता है वो क्या होता है बाबू, यहाँ बोल रहा है कि फैल जाता है वक्षगुहा में, ठीक ना। ठीक, आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। आप सांस लेकर देख भी सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप देखिएगा कि आपका जो वक्षगुहा है, वक्षगुहा का मतलब जहाँ हमारा फेफड़ा है, ठीक ना, तो उतना दूर को हमको वक्षगुहा कहा जाता है। तो आप जब सांस लोगे तो वो हल्का ऊपर की ओर आपको फैलेगा, ठीक ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, वक्षगुहा के पश्चिम भाग में एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है जो वक्षगुहा को उदर गुहा से अलग करता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहले डायफ्राम क्या है, ठीक ना। डायफ्राम मतलब कुछ है नहीं, ठीक ना, मैं आपको यहाँ ऐसे समझ लो आप डायफ्राम क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक फेफड़ा है, ये मेरा 2 फेफड़ा है, ठीक ना। तो यहाँ एक ऐसे प्रकार का एक आकृति रहता है। ये क्या करता है, उदर का मतलब है पेट, ठीक ना, पेट को फेफड़े से अलग करता है, ठीक ना। ये वाला आकृति, ये यहाँ वाला, ये ऐसे रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक ना। आशा करता हूँ कि आप डायफ्राम समझ गए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ बोल कर रहा है कि डायफ्राम रहता है, बोल रहा है वक्षगुहा के एक बार आप पढ़ लेते हैं। वक्षगुहा के पश्च भाग में गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है, ठीक ना। गुंबद के आकार का मतलब बोल रहा है इस आकार का, ऐसे डायफ्राम होता है, ठीक ना, होता है जो वक्षगुहा को उदर गुहा से अलग करता है। तो डायफ्राम अलग करता है, जैसा कि मैं बता दिया कि इधर आपका क्या रहेगा, इधर अगर 2 फेफड़ा रहेगा तो यहाँ आपका क्या रहेगा, यहाँ आपका पेट रहेगा, ठीक ना। तो ये अलग कर ही रहा है डायफ्राम, ठीक ना। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, डायफ्राम को अलग करता है, ठीक ना। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम में पेशी में भी संकुचन होती है, जिससे डायफ्राम के कुछ नीचे चपटा हो जाता है, जिससे वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए यहाँ क्या बात बोला, यहाँ समझते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ बात बोला नहीं, यहाँ बात बोला कि ये जो मेरा डायफ्राम है, मान लीजिए हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब एक बार ऐसे होगा एक बार वैसे होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, ठीक ना, मतलब ऐसे और वैसे होगा डायफ्राम। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं। आप अपना बुक को एक बार अच्छे से रेटिंग दीजिए, आप और बेहतर तरीक़ा से समझ जाइएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। उदर की पसलियों के संकुचन से वक्षगुहा में फैलाव आती है। देखिए क्या बोल रहा है, उदर की पसलियों के संकुचन। उदर की पसलियाँ मतलब पेट में जो बाबू पसली है, ठीक ना, उसको संकुचन होता है, ठीक ना, उससे भी वक्षगुहा फैलता है। मतलब आप पेट को अंदर कर सकते हैं, ठीक ना, या मतलब जैसे आप पेट को अंदर कहेंगे, इसका बोलने का मतलब ये है, पेट को जब आप अंदर करोगे तो देखना कि आपका जो चेस्ट है बाबू ऊपर की ओर फैलेगा, ठीक ना, मतलब वक्षगुहा ऊपर की ओर फैलेगा, बस यही बात बोल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अरे हम कितनी बार हम लोग पेट को अंदर करके अपना बॉडी दिखाते हैं, वही बात बोल रहा है, मतलब छाती को दिखाते हैं, ठीक ना। इस तरह वक्षगुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है और उनके बीच स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। इससे बाहर से हवा फेफड़े में चली जाती है। देखिए यहाँ बोल कर रहा है, ठीक ना। ये बात मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप समझिए, मैं आपको लाइन बाई लाइन समझा रहा हूँ। बोल रहा है इस प्रकार वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्षगुहा का आयतन कैसे बढ़ता है, सांस लेने के दौरान, ठीक ना। बोल रहा है इस प्रकार वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और उनके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है, इससे बाहर हवा चल जाती है। देखिए जैसे ही बाबू
आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने का मतलब है जैसे ही हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक ना। आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ, ठीक ना। और उसमें क्या करता है, वायु अंदर की ओर चला जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। उच्च श्वास, देखिए प्रश्वास आप जान के अब हम लोग चल आते हैं उच्च श्वास पे, ठीक ना। उच्च श्वास क्या है, इस उच्च श्वास का मतलब होता है, उच्च श्वास का मतलब होता है कि आप मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालना, ठीक ना। इसी को उच्च श्वास कहते हैं, उच्च श्वास कहते हैं। इस समय पसलियों के बीच की पेशियाँ तथा डायफ्राम की पेशियाँ ढीली हो जाती है। आप खुद देख सकते हो, जब आप सांस अंदर लोगे तो पेशियाँ एकदम ऊपर की ओर आपका पसलिया हो जाएगा, और जब सांस आप छोड़ोगे ना तो आपका पसलिया क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिससे पसलिया पीछे खिसक जाती है तथा डायफ्राम पुनः गुबंद के आकार का हो जाता है। इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़े पर दबाव पड़ जाता है और वे पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को ट्रैकिया तथा फिर नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक देखिए बोल कर रहा है, यहाँ तक ये बोल रहा है कि जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम में जैसे कि आपको बता ही दिया, वो जो गुबंद के आकार, मतलब गुबंद का मतलब होता है बाबू मतलब गोला आकार, ठीक ना। जो कि गुबंद का आकार मतलब आप ऐसे समझो, ठीक ना। ये मेरा क्या गुबंद का आकार है, ठीक ना। ये कभी ऐसा बन जाना या फिर कभी ऐसे बन जाना, ठीक ना। यही दोनों मिलकर को हम क्या बोलेंगे, टोटल बन रहे गुबंद का आकार, ठीक ना। तो इसी को बोल रहा है डायफ्राम क्या करता है, तो जब हम लोग एक हो गया प्रश्वास हो गया और एक उच्च श्वास हो गया, ठीक ना। इसी में तो डायफ्राम क्या होता है, बदलते रहता है अपनी स्थिति। चलिए आगे चलते हैं। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास बनाते हैं, मतलब ब्रीथिंग बनाते हैं। आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप ब्रीथिंग याद रखिएगा, ठीक ना। मतलब प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रीथिंग बनाते हैं, श्वासोच्छ्वास बनाते हैं, ठीक ना, मतलब ब्रीथिंग बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया तो आप ध्यान रखिएगा। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। चलिए अब देखते हैं फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। प्रश्वास के द्वारा वायुमंडल, हवा, नासिका तथा श्वास नली से होते हुए फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंच जाती है। देखिए बोल कर रहे हैं यहाँ बात, सबसे पहला बात यहाँ क्या बोल रहा प्रश्वास के दौरान आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। वायुमंडल से हवा नासिका में तथा श्वास नली में पहुंच जाती है। आप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है कि हवा क्या हो रहा है, मतलब नासिका में पहुँचना, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। देखिए वायु कोशिकाओं का मतलब क्या हो गया, आप जानते हो ये अगर हमारा फेफड़ा हुआ तो इसके अंदर छोटे छोटे कुपिकाएँ होते हैं, ठीक ना, जो कि मैंने आपको अगला वीडियो में बताया था। इसी का होता है वायु कोशिकाओं कहा जाता है। वायु कोशिकाओं के चारों रक्त की जाल होता है। अब देखो ये जो छोटा सा ये एक भाग देखा वायु कोशिका, इसको बहुत छोटे महीन एकदम रक्त के जाल होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, ठीक ना। घना जाल होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंचती है। देखिए यहाँ बात क्या बोला, मैं आपको जैसे यहाँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ बात क्या बोला, मान लीजिए ये हमारा एक फेफड़ा है, ठीक ना, सॉरी, मान लीजिए ये हमारा एक फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा। आप जानते हैं इसमें वायु कोशिकाएं रहेंगे, छोटे छोटे वायु कोशिकाएं रहेंगे, ठीक ना। वायु कोशिकाओं का कार्य यही बाबू कि यहाँ क्या होता है, वायु कोशिकाओं में यहाँ उसमें एक छोटे रक्त केशिकाएँ होते हैं। केशिकाएँ मतलब जिसमें रक्त रहे, ठीक ना। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन को पकड़कर ब्लड के साथ मिला देता है, जिससे ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई हो जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ गए हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, आपको मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। आगे चलते हैं। जहाँ से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है, ऐसे रक्त को सीरिय रक्त भी कहा जाता है। सीरिय रक्त का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं हो, आपको मात्र इतना याद रखना है। सीरिय रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त केशिकाओं में पहुँच जाता है। वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडल हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त केशिकाओं में स्थित सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। अर्थात वायु कोशिकाओं की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सीरिय रक्त की अपेक्षा होती है। देखिए यहाँ तक बोल कर है, यहाँ तक मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक ना। यहाँ तक सबसे पहले यही बात बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, ठीक ना, कि जो सीरिय रक्त होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। पहला बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। जो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, इतना बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला कि ये चारों स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं। वायु कोशिका में स्थित वायुमंडल में हवा करीब इतना % ऑक्सीजन होता है। फिर ये बात बोल रहा है कि 21% क्या होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, ये बात आप जानते हो, ठीक ना।
और ज़्यादा कुछ बात बोला है। उसके बाद ये बोला है कि रक्त कोशिकाओं में ना के बराबर होता है, मतलब शरीर रक्त कोशिका में ना के बराबर होता है, बस। और ज़्यादा कोई बात बताया नहीं है। अब आगे चलते हैं। जिसके कारण ऑक्सीजन का विषण वायु कोशिकाओं से शरीर रक्त में हो जाता है। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोज कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तन हो जाता है, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाता है। चलिए, मैं जानता हूँ आपको ऊपर वाला भाग नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बोल के ही पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ बोला क्या है, आगे आप यहाँ समझ लिए। यहाँ बोल रहा है बाबू, आप यहाँ समझिए इस तरह से, ठीक ना। यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक ना, ब्लड हमारा क्या पाया जाता है, आप जानते हो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक ना। क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक। अब ब्लड में जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर, ठीक ना, ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ लेता है, ठीक ना। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन, ये बात याद रखिएगा। और जो पूरे शरीर में पहुँचाता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जाता है, तो आपको नॉलेज के लिए रखना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, तो ब्लड पहुंचाता है, मतलब हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है, जहाँ इसका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर विषण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं के रक्त में पहुंच जाते हैं। यहाँ यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोज कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखिए यहाँ बात क्या बोला, यहाँ दूसरा बात अब ये बोला कि अब ये तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या करेगा, क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब जब ऑक्सीजन जब पूरे शरीर में बन जाएगा, तो ऑक्सीजन कुछ में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब भोजन को पचाने में जब सक्षम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कौन चीज़ में परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन CO2 में परिवर्तन हो जाएगा। यही CO2 क्या करेगा, क्रिया करेगा, कौन चीज़ से क्रिया करेगा, तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक ना। तो CO2 हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सो हीमोग्लोबिन बनाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़े में पहुंचता है, मतलब CO2 आता है, ठीक ना, मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना, आता है हमारे फेफड़े में इसी रूप में। शरीर रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वायु कोशिकाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। अतः रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का विषण वायु कोशिकाओं में हो जाता है, जहाँ से उच्छ्वास के द्वारा इसे श्वास नली तथा नासिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ तक क्या बोला, मैं आपको समझाता हूँ, बस उस स्लाइड खत्म हो गया था, बहुत छोटा था, बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही दिया था। देखिए यहाँ समझा दे यहाँ मैं सॉरी इसके लिए, यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बोल क्या रहा है कि जो बोल रहा है, अब देखिए जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है परिसंचरण द्वारा, ठीक ना, परिसंचरण का मतलब है ब्लड द्वारा जैसे आता है, ठीक ना, वो फेफड़े में आता है। फेफड़े में आने के बाद वो क्या करता है, रुधिर कोशिकाओं में, मतलब जो रुधिर होता है जो हमारे फेफड़े में वहाँ पर आता है, ठीक ना। वहाँ पर आने के बाद रुधिर कोशिकाओं में वायु कोशिकाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक दबाव हो जाता है। मतलब दबाव का मतलब है यहाँ आप इस प्रकार आप इसको समझो, ठीक ना। देखो ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा में ये हमारा क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अब आप जानते हो कि यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक ना। अब बाहर क्या है, नहीं है, बाहर कम मात्रा में, तो दबाव यहाँ अधिक हो गया है, तो इस दबाव के कारण यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो यही दबाव का बार बार जिक्र किया है, ठीक ना, जो कि उच्च श्वास में होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना।